हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसको मैं अपनी 12th क्लास के सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरी चैप्टर्स जो है फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने अपने 3 पार्ट बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हुए, उसको आप जरूर देख लेना। इस चैप्टर को समझने के लिए वो 3 पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें मैं बताने वाला हूँ शीत युद्ध के दायरे। अभी तक मैंने जो पढ़ाया था उसमें मैंने इससे पहले वाली में कारण और परिणाम बनाया है, इस वाले में मैं बता रहा हूँ शीत युद्ध के दायरे। ठीक है, तो शीत युद्ध के दायरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध के दायरे, सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। शीत युद्ध के दायरे है क्या? देखो, 1945 में जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ, 1945 में जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ, तो यहाँ पर इसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब जो है मेन घटनाएं जिससे शीत युद्ध को आगे बढ़ाया गया, ठीक है, उस सारी घटनाओं को हम शीत युद्ध के दायरे में काउंट करते हैं, बताते हैं। तो जिसमें से मैंने मेन पॉइंट्स जो है, जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला दायरे क्या बोलता है। पहला दायरे बोलता है शीत युद्ध में ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? ट्रूमैन सिद्धांत शीत युद्ध का प्रथम दायरे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति क्या है, ट्रूमैन ने अमेरिका की संसद, ठीक है, अमेरिका की संसद जिसको हम अमेरिका में क्या बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका की संसद को हम बोलते हैं यहाँ पर कांग्रेस। तो अमेरिकी कांग्रेस से 40 अरब डॉलर की सहायता ली। ठीक है, 40 अरब डॉलर की सहायता ली। इस सहायता को इन्होंने इसलिए लिया था ताकि यूरोप में जो शीत युद्ध का प्रचार चल रहा था, यूरोप, मैंने बताया था यूरोप को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। तो यहाँ पर क्या है, जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप में यूएसएसआर अपना प्रभाव बना रहा था और पश्चिमी यूरोप में अमेरिका बना रहा था। ठीक है, तो ये पूरे यूरोप में प्रचार करने के लिए 40 अरब डॉलर लिया गया, जिससे कि क्या है, सोवियत संघ के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इसको भी, इस पूरी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि ट्रूमैन द्वारा बनाया गया नियम, ट्रूमैन द्वारा अपनाई गई पॉलिसी। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, शीत युद्ध के दायरे में काउंटेड है। उसके बाद हमने क्या है देखा, दूसरा वाला यहाँ पे क्या हुआ, मार्शल योजना। मार्शल योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये वाला बुक में है भी, गया इसका मेंशन भी है। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना ये थी 1947। ठीक है, देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से क्या है, अधिकतम टॉपिक यूरोप से रिलेटेड है, कुछ अलग इंपॉर्टेंट है, ये यूरोप के नहीं है, कुछ यूरोप के हैं, लेकिन ये दोनों यूरोप के पक्का है। ठीक है, और भी है, इस अधिकतम टॉपिक यूरोप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये वाला था यूरोप का, ये भी यूरोप का है। ठीक है, और भी यूरोप का आ जाएगा, अभी यूरोप के बता दिया जाएगा, ये भी है। ठीक है, अभी एक एक करके मैं बता ही देता हूँ। पहले यहाँ पर देखो मार्शल योजना देख लेते हैं। मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना है अमेरिका, यूएसए के वित्त मंत्री बोलो या सचिव, मार्शल योजना स्टार्ट की गई थी वित्तीय मंत्री, यूएसए के वित्तीय मंत्री, अमेरिका के वित्तीय मंत्री जॉर्ज या सचिव बोल लो, जॉर्ज मार्शल द्वारा 1947। ठीक है, सबसे पहले 1947 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को बोलते हैं यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 1947 और एरो बना रखा है। 1947 में एक कार्यक्रम बनाया गया था यूरोप में। देखो, दोनों देशों ने क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध में यूरोप पे नुकसान किया था। तो यहाँ पर क्या है, यूरोप को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मदद की गई थी। ठीक है, यहाँ पर भुखमरी, शिक्षा, इन सबको यहाँ पर सुधारा गया था। इसके लिए यहाँ पर क्या है, कार्यक्रम बनाया गया था। किसके द्वारा? वित्तीय सचिव, अमेरिका के वित्तीय सचिव द्वारा, जिसका नाम था जॉर्ज मार्शल। ठीक है, 1947 में इसके कार्यक्रम को यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम बोलते हैं। यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम ही 1948 में मार्शल योजना के नाम से लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है, मार्शल योजना कब लागू हुई? मार्शल योजना 1948 में लागू हुई थी, इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्या है, शीत युद्ध के दायरे में काउंटेड है। तो ये वाला मैंने आप बता दिया, दोनों पॉइंट क्लियर है। एनसीईआरटी में इससे मतलब बाहर नहीं है, ये मेन पॉइंटों में था। इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्लिन संकट। तो बर्लिन संकट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी है ये, बर्लिन संकट। ठीक है, बर्लिन संकट क्या है, देखो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन को 2 भागों में
जर्मनी की जो राजधानी है, जर्मनी की राजधानी को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, यानी कि बर्लिन दो भागों में बट चुका था। तो बर्लिन यहाँ पर दो विभाजन में हो गया था। अब दो विभाजन कहाँ कहाँ के, एक तरफ होगा हमारा पश्चिमी बर्लिन, एक तरफ होगा हमारा पूर्वी बर्लिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही समझा देता हूँ, इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बना है ये पश्चिमी वाला और ये पूर्वी वाला, बर्लिन को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। जब बर्लिन दो भागों में बांट दिया गया था तो यहाँ पर ये क्या था 1945 के बाद, यहाँ पर क्या हुआ 1945 के बाद फिर यहाँ पर 1948 आया। 1948 में यूएसएसआर, ये वाला जो भाग है यूएसएसआर का था, यूएसएसआर ने यहाँ पर नाकेबंदी शुरू कर दी, ठीक है। यूएसएसआर ने यहाँ पर क्या नाकेबंदी शुरू कर दी थी, क्यों, क्योंकि पश्चिम बर्लिन का सामान पूर्वी बर्लिन में जा रहा था, तो यहाँ के लोग आपस में इनके सामानों से इनकी सेवाओं से ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर नाकेबंदी शुरू कर दी। अब फिर भी यहाँ पर पश्चिम बर्लिन जो है, पश्चिम बर्लिन द्वारा यानी कि अमेरिका वाला जो भाग है ये अमेरिका के नियंत्रण में था। इन्होंने अपने सामानों को भेजना जारी रखा, किसके द्वारा, हवाई जहाज द्वारा, ठीक है, हवाई मार्ग बोल सकते हो या हवाई जहाज द्वारा सेवाएं जारी रखी। इस टाइम पर यूएसएसआर इनको रोक नहीं पाया, विफल रहा, क्यों, क्योंकि इसके पास परमाणु बम था पर इसके पास परमाणु बम नहीं था। तो इसके कारण यहाँ पर क्या है, यूएसएसआर की जो नाकेबंदी थी वो फेल हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ 1961, ये वाला पॉइंट क्लियर। उसके बाद 1961 आया। 1961 में क्या हुआ, यूएसएसआर ने यहाँ पर 150 मीटर 150 मीटर लंबी दीवार बनवा दी। ये यूएसएसआर ने बनाया, जो ये बर्लिन की दीवार थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अब जो दीवार बनने से भी दो पार्टीशन हो गए, बट इस बार दीवार बन चुकी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये दीवार में भी यहाँ पर जब दीवार बन गई तो यहाँ पर पश्चिमी बर्लिन के जो लोग थे, पूर्वी बर्लिन के लोग यहाँ पर अब आपस में बढ़ चुके हैं, लेकिन जो पूर्वी बर्लिन के लोग इतने आदी हो चुके थे, यहाँ पर क्या है, दीवारों में भी छेद करके पल्ली पार यहाँ पर देखना शुरू किया था। यहाँ पश्चिमी वाला जो भाग है ये यहाँ पर देखते थे, ठीक है, कि यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बट यहाँ पर पूर्वी बर्लिन में यूएसएसआर कोई विकास नहीं कर रहा है, जिसके कारण जब बाद में आते आते 9 नवंबर 1989 को यहाँ पर ये दीवार को गिरा दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बनी, ये गिरी, ठीक है, 61 में बनी, 89 में गिर गई, जिसके कारण 1990 एक साल बाद जर्मनी की पूरा जो है, जर्मनी को एक कर दिया गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये क्वेश्चन में बनता है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1990 में, 89 के बाद एक साल बाद, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये था बर्लिन संकट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, जो दायरे में है, चीन की सदस्यता, ठीक है, चीन की सदस्यता। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में तो है, आ भी सकता है क्वेश्चन। देखो चीन जो है 1949 में आज़ाद हुआ और 1970 तक, यानी कि 49 से लेकर 1970 तक ये साम्यवादी रहा, ठीक है। चीन में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, एकमात्र पार्टी जो पूरे देश पर नियंत्रण रखती है। ये जो थी यहाँ से यहाँ ये पूरा कब्जा किया, तो चीन साम्यवादी कहाँ तक रहा, 70 तक रहा, लेकिन अब यहाँ पर साम्यवादी रहा तो ये यूएसएसआर से क्या रहा, कनेक्टेड था, क्योंकि यूएसएसआर में भी क्या है, यूएसएसआर भी एक साम्यवादी है, ठीक है, यहाँ तक रहा। तो ये पूछा जा सकता है चीन और यूएसएसआर कब तक रहे साम्यवादी, चीन जो है यूएसएसआर के साथ कब तक रहा, 1970 तक, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में क्या हुआ, राजनीतिक भेदभाव के कारण, राजनीतिक मतभेद के कारण, ठीक है, मुठभेड़ के कारण ये अलग हो गया, और उसके बाद ये क्या बन गया, 1971 में पूंजीवादी बन गया। जैसे ही इसने पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपनाया, तो चीन साम्यवादी भी है और पूंजीवादी दोनों है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में तो पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ने लगा, ठीक है, तो पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगा। तो उसके बाद 1971 में ही इसको यूएनओ, अमेरिका का सपोर्ट मिला और यूएनओ में इसको वीटो पावर प्राप्त हुई, ठीक है, यूएनओ में इसको वीटो पावर प्राप्त हो गई, किसको, चीन को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये वाला चीन की सदस्यता, ठीक है, तो चीन की सदस्यता का यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, देखो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा। अब इसमें ये चीज बहुत जरूरी है, क्यूबा का कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए ये तीनों चीज याद रखना पड़ेगा। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, ठीक है, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो हो गए, और यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, यूएसए के जो राष्ट्रपति है यहाँ पर, यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, यूएसए,
यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। और यहाँ पर निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर इनके राष्ट्रपतियों के नाम, बहुत जरूरी याद करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यहाँ पर है 1961 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति यानी यूएसएसआर के नेता निकिता क्रुश्चेव को चिंता सता रही थी। चिंता क्या पर सता रही थी? चिंता सता रही थी। तो अब यहाँ पर चिंता ये थी कि जो ये है अमेरिका क्यूबा के राष्ट्रपति, क्यूबा पर अटैक करके, क्यूबा पर कब्जा करके यहाँ के राष्ट्रपति का क्या तख्ता पलट कर देगा। क्यूबा और अमेरिका दोनों के बीच में 140 किलोमीटर दूर है, ये ज़्यादा नहीं है। क्यूबा अमेरिका से 140 किलोमीटर दूर एक द्वीपीय देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? हवाना, ठीक है, हवाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवाना। यहाँ पर गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन भी हुआ था, गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन हुआ था जिसमें एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ 118 के आसपास ना देश शामिल थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गुटनिरपेक्ष से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्यूबा के जो है, क्यूबा की राजधानी हवाना, ठीक है, हवाना में हुआ था गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन। ये इससे कितने दूर है? 140 किलोमीटर दूर एक द्वीपीय देश है। इसका जुड़ाव किससे था? देश इसके पास है, बस जुड़ाव किससे था? यूएसएसआर से था, क्योंकि यूएसएसआर इसको राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और इन हथियार वगैरह ये सब चीजें, इन तीनों चारों चीजों से क्या है सहायता पहुंचा रहा था। बट फिर भी यहाँ पर चिंता थी कि अमेरिका इस पर कब्जा कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी के डर से यहाँ पर क्या है, क्यूबा पर यूएसएसआर के नेता ने मिसाइल तैनात करवा दी, ठीक है, जिसकी भनक अमेरिका के राष्ट्रपति को 3 सप्ताह बाद, ठीक है, 3 सप्ताह बाद पता चली। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी क्यूबा की ओर अपनी मिसाइल तैनात करा दी, जिससे कि क्या हो गया, क्यूबा संकट को अब बनने का पॉइंट बन गया। देखो अब यहाँ से तैनात, यहाँ पे मिसाइल हो गई है इस साइड में, और यहाँ से इनके हो गई, बीच में कौन पड़ गया? क्यूबा, ठीक है, दोनों तरफ मिसाइलों का यहाँ पर तैनात हो चुकी है, तो बीच में क्यूबा पड़ गया। इसी को क्या बोलते हैं? क्यूबा पर मिसाइल संकट या क्यूबा मिसाइल संकट। दोनों में से किसी ने भी मिसाइलों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ही अमेरिका ने मिसाइल को तैनात किया तो यूएसएसआर के राष्ट्रपति को यहाँ पे मिसाइल को तैनात करके बाद में हटाना पड़ा और क्यूबा मिसाइल संकट टल गया, ठीक है। ये भी क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, वियतनाम युद्ध, ठीक है, वियतनाम युद्ध। ये रहा वियतनाम युद्ध, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम युद्ध क्या है? वियतनाम देखो वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम का भी क्या होता है, 2 भागों में विभाजन हो जाता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम के जो राष्ट्रपति है हो ची मिन, ठीक है, और दक्षिणी वियतनाम जो यहाँ पर है, दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट किसके तरफ है? देखो दक्षिणी वियतनाम जो है अमेरिका की तरफ है, यूएसए, और जो उत्तरी वियतनाम है ये यूएसएसआर, ठीक है, इनकी तरफ यहाँ पर इन दोनों का सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखो दक्षिणी वियतनाम ने उत्तरी वियतनाम पर क्या किया, बमबारी शुरू किया, और यहाँ पर जो सपोर्ट करने थे वो यहाँ पर कौन थे? जॉनसन, ठीक है, 1964 में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, इस वाले युद्ध में दक्षिणी वियतनाम ने उत्तरी वियतनाम पर क्या हमला किया, और इसके बाद क्या हुआ, उत्तरी वियतनाम जो द्वारा है यहाँ पर दक्षिणी वियतनाम की क्या की गई थी? बुराई की गई थी, यानी कि विरोध भी किया गया था, यानी कि सपोर्ट क्या। अब देखो जैसे ही यहाँ पे हमला हुआ तो उत्तरी वियतनाम जो है इसको सपोर्ट मिल गया यूएसएसआर का, तो ये दोनों एक हो गए, दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या है युद्ध को संभाला, ठीक है। उसके बाद ये युद्ध जो है 54 में शुरू हुआ, और कब तक चला? 54 में शुरू हुआ तो 75 तक चला, और उसके जस्ट 1 साल बाद 76 में ये दोनों भी क्या हो गए? एक हो गए। तो वियतनाम को आपस में एक हो चुके हैं 1976 में। ये था वियतनाम युद्ध का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कांगो संकट, ये भी है। कांगो संकट क्या है? देखो कांगो जो है मध्य अफ्रीका,
मध्य अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, कांगो, जहाँ जिस पर कब्जा 1960, यहाँ पर देखो जो 1960 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, 1960 में आज़ाद हुआ था। कब्जा किसने किया हुआ था, बेल्जियम ने किया हुआ था। बेल्जियम ने जैसे कब्जा किया हुआ उसके कुछ समय बाद यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, और राजनीतिक अस्थिरता का बहाना बनाते हुए यहाँ पर क्या है, दोबारा से बेल्जियम ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद कांगो के प्रधानमंत्री ने यूएनओ की सहायता ली और यूएनओ की सहायता से कांगो को दोबारा से आज़ाद करा दिया गया, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो कांगो संकट के ऊपर था। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इतना था। कांगो कहाँ पड़ता है, कांगो मध्य अफ्रीका का देश है। आज़ाद कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। और कब्जा किसने किया था, बेल्जियम ने। नेक्स्ट टॉपिक है सुएज नहर, ठीक है। सुएज नहर का मसला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुएज नहर पर यहाँ पर देखो इजराइल, फ्रांस और यूके, इन्होंने क्या है, मिस्र पर हमला किया, और यहाँ पर जो सुएज नदी है, नहर है, इन पर क्या है, इस पर कब्जा करने की साजिश बनाई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसको सपोर्ट किसका मिला, यूएसएसआर को मिला। इसको जब सपोर्ट यूएसएसआर का मिला होगा, यहाँ पर यूके है तो यहाँ पर कौन होगा, यूएसए। इस वाले में यहाँ पर सपोर्ट यूएसए का था, ठीक है। तो इसमें ये जो संकट था आपस में, ये सिर्फ नहर पर कब्जा करने के लिए था, ठीक है। इसमें जब इतना सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुएज नहर कब, 1956 में था। किसने किस पर हमला किया और किसने, ये जो देश है तीनों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया और यूके हो गया, इन्होंने पे किस पे हमला किया, मिस्र पर। सुएज नहर का जो मसला है वो इनसे संबंधित है, इतना याद रखना, मिस्र से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूएसएसआर का हंगरी पर हस्तक्षेप, ये भी इंपॉर्टेंट, इसका बस ये याद रख लेना, यूएसएसआर ने हंगरी पर इंटरफेयर कब किया, 1956 में किया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अफगान संकट। अफगान संकट का सेकंड चैप्टर में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसमें बता देता हूँ कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर, ठीक है, 1979 में हमला किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना साम्यवादी शासन स्थापित किया। साम्यवादी शासन स्थापित करने के बाद यहाँ पर लंबे समय तक युद्ध भी चलता रहा, ठीक है। और ये युद्ध में क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर जो नेता थे, इन पर कब्जा भी किया गया, किसका, यूएसएसआर का। अमेरिका ने भी यहाँ पर कब्जा किया, ठीक है। ये जो पूरा जो लंबा कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड चैप्टर में पूरी डिटेल से है। फिलहाल ये यहाँ पर ही इतना सही जान लो कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर यूएसएसआर ने इस पर हमला किया, तो भारत और यूएसएसआर की जो संबंध है उसमें थोड़ा बहुत दरार उत्पन्न हुई। तो ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय।